हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिपल सी वाईफाई स्टडी पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस क्लास को। आज की इस क्लास में 6 अप्रैल ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे गए कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को शामिल किया है। ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं सुधांशु सिंह, आशीष कुमार यादव जौनपुर से, अतुल सिंह, सुनील सैनी नोएडा से, दीपक ठाकुर और मोहम्मद अकीब ने। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें प्रश्न भेजे हैं। और आप लोग भी जब भी आपका एग्जाम हो अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें ताकि उन प्रश्नों को हम अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएं। तो ये स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का सबसे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है। यहाँ पर सवाल है, परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं? परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं? जिन बच्चों का कल एग्जाम होने वाला है या कल के बाद होने वाला है उन सभी को काफ़ी हेल्प मिलेगी। इन सभी प्रीवियस पेपर को अगर आप पढ़कर जाते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है आपके एग्जाम में। परम और अनुराग सुपर कंप्यूटर किस देश के हैं? तो याद रखना है इंडिया के हैं। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा इंडिया के। अगला क्वेश्चन है, यूएसएसडी का फुल फॉर्म क्या होता है? यूएसएसडी का पूरा नाम क्या होता है? यहां पर हो जाएगा अनस्ट्रक्चर्ड सप्लीमेंट्री सर्विस डेटा। ऑप्शन हमारा पहला करेक्ट हो जाएगा। तो जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर ए आंसर दिया है उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, लिब्रो ऑफिस में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लिब्रो ऑफिस में डिफॉल्ट हाईलाइट कलर क्या होता है? जब आप किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कलर वहाँ पर यूज होगा? बाकी आप चाहें तो बदल सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट जो कलर होता है वो येलो होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा सी, लिब्रो ऑफिस में डिफ़ॉल्ट हाईलाइट कलर येलो होता है। अगला सवाल है, बार कोड की शुरुआत कब हुई? बार कोड की शुरुआत कब हुई आपको ये बताना है। यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? बार कोड की शुरुआत कब हुई? आंसर इसका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, 1951 में। ठीक है, बार कोड की शुरुआत हुई 1951 में। ऑप्शन बी हो जाएगा। और किसने की? तो आपको ध्यान रखना है नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। ठीक है, बार कोड की शुरुआत हुई 1951 में नॉर्मन जोसेफ वुडलैंड के द्वारा। तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। इससे पहले भी वैसे हमने पढ़ाया है इसके बारे में आपको, अगर आपने सभी क्लास देखे होंगे तो आपको पता होगा। देखिए, 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? तो यहाँ पर कौन सा सही जवाब हो जाएगा? 1 KB में कितने बाइट होते हैं? 1024 बाइट होते हैं। 1 KB में 1024 बाइट होते हैं। अगला सवाल है, तत्काल टिकट बुकिंग के लिए IRCTC के किस ऐप का उपयोग किया जाता है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपको पता है अभी हाल ही में IRCTC ने एक एप्लीकेशन लॉन्च किया था। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा? देखिए, एक एप्लीकेशन था कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन। ठीक है, ये अभी फरवरी 2022 में लॉन्च हुआ था, कन्फर्म टिकट एप्लीकेशन। तो ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है, GUI का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है? GUI का फुल फॉर्म। जो भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबसे पहले आप लोग एक बार क्लास को शेयर कर दें ताकि और भी बच्चे और भी साथी इस क्लास को ज्वाइन कर पाएं, इस क्लास को देख पाएं। GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कैसा होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। देखिए, जैसे आपका विंडोज है जहाँ पर आप सभी वर्क करते हैं, मोस्टली विंडोज इस्तेमाल करते हैं। तो विंडोज कैसा है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है, यानी जहाँ पर आप माउस का इस्तेमाल कर पाएँ, किसी ऑब्जेक्ट को आप देख पाएँ, उस पर क्लिक कर पाएँ। तो ये होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है, एक होता है CUI जिसे कहते हैं करेक्टर यूजर इंटरफेस। CUI करेक्टर यूजर इंटरफेस, जहाँ पर कमांड देना होता है। जैसे अगर बात करते हैं MS DOS की, तो MS DOS के अंदर क्या होता है? आपको कमांड देना होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्या 100 और 200 रुपए का आयाम समान होता है? इसका डायमेंशन समान होता है? 100 रुपए और 200 रुपए का जो आयाम है वो समान होता है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। डिजी लॉकर का उपयोग किसके लिए किया जाता है?
डिजी लॉकर का इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? बुक्स, डिजिटल डॉक्यूमेंट, गेम या इसमें से कोई नहीं? तो डिजी लॉकर एप्लीकेशन जो भारत सरकार के द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन है और इसका इस्तेमाल आप किस लिए करते हैं? डिजिटल डॉक्यूमेंट रखने के लिए, है ना, डिजिटल दस्तावेजों के लिए आप डिजी लॉकर का इस्तेमाल करते हैं। आप डिजी लॉकर में अपना आधार कार्ड रख सकते हैं, डीएल यानी ड्राइविंग लाइसेंस रख सकते हैं, और भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट हैं जो आप फेच करके वहाँ पर रख सकते हैं और वो आपके मान्य होते हैं, वैलिड होते हैं। ठीक है। और यहाँ से क्या पूछ सकते हैं, डिजी लॉकर में आप कितने साइज की फाइल को अपलोड कर सकते हैं? तो 10 MB। और डिजी लॉकर में कितना स्पेस दिया जाता है? तो 1 GB का। और डिजी लॉकर के लिए क्या अनिवार्य है? तो आधार कार्ड। तो ये कुछ और क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? बताइए, सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है? क्या होगा इसमें राइट आंसर? ऑप्शन पहला हो जाएगा स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। और ये सवाल काफ़ी पॉपुलर हो गया है, एग्जाम में अधिकांश पूछ लेते हैं, तो इस बार भी पूछा गया है। याद रखना है सभी बच्चों को, आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। स्टैंडर्डाइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। अगला सवाल है, एक वैध ईमेल आईडी कौन सी है? एक वैध ईमेल आईडी आपको बतानी है कौन सी है, बताइए। avc@xyz.com, avc@xyz.com, avc@xyz-.com, .com या फिर नन ऑफ दीज। तो आपको पता है ईमेल आईडी में क्या होता है, एक @ सिंबल का इस्तेमाल होता है और फर्स्ट पार्ट यूजर नेम, लास्ट पार्ट डोमेन नेम। तो ये पहला ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 2 @ सिंबल का यूज किया गया है और यहाँ पर डॉट के स्थान पर हैश का यूज किया गया है, तो ये सब गलत है। ऑप्शन पहला करेक्ट होगा। एक वैध ईमेल पता है। अब यहाँ डोमेन नेम कुछ भी हो सकता है और यूजर नेम कुछ भी हो सकता है। ठीक है। तो आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि जो @ का सिंबल है इससे पहले और बाद में कोई डॉट वगैरह ना हो, कोई और यहाँ पर स्पेशल सिंबल ना दिया हो। हाँ, अगर आप ऐसा चाहें जैसे ABC यहाँ पे दिया है, avc.CCC और @xyz.com, तो ये भी वैलिड है। तब आप यूजर नेम में डॉट लगा सकते हो, बट ये सिंबल के आगे पीछे नहीं। अगला देखो, UTR का फुल फॉर्म क्या होता है? UTR का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस होता है। UTR का फुल फॉर्म है यूनिक ट्रांजैक्शन रेफरेंस। अगला सवाल है, NEFT एक ऑनलाइन सुविधा नहीं है। NEFT एक ऑनलाइन सुविधा नहीं है। NEFT यानी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एक ऑनलाइन सुविधा नहीं है। इसमें क्या होगा आपका सही आंसर? तो ये हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि NEFT और RTGS ऑनलाइन सुविधाओं में आते हैं, तो इसलिए ये आपका फॉल्स है। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है? न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी आपको बतानी है। न्यू स्लाइड की शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? बहुत सारे बच्चों ने अभी अभी हमारे पास प्रश्न भेज दिए हैं, बहुत सारे। तो आप सभी थोड़ा जल्दी भेजा करो, क्योंकि क्वेश्चन आप लेट भेजते हैं तो फिर क्लास में शामिल नहीं हो पाते हैं। तो जो लेट क्वेश्चन आए हैं उनको हम सुबह मॉर्निंग वाली क्लास में शामिल करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने अभी अभी क्वेश्चन को भेजा है। ठीक है। और आप लोग भी जब भी अपने प्रश्न भेजें थोड़ा समय से भेजा करें, ताकि हम उन्हें अपनी क्लास में डिस्कस कर पाएँ। न्यू स्लाइड के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी है, बताइए। देखो, अगर आप लिब्रियोफिस इम्प्रेस में एक न्यू स्लाइड लेना चाहते हैं तो Ctrl+M इस्तेमाल करते हैं। Ctrl+M से आपको नई स्लाइड मिल जाती है। और अगर आप न्यू प्रेजेंटेशन ही लेना चाहते हैं तो Ctrl+N आप दबाते हैं, फिर फाइल मेनू में जाके Ctrl+N आप दबा सकते हैं। ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, काउंट 4,7,2 का मान क्या होगा? काफ़ी ईजी है। काउंट 4,7,2 का मान क्या होगा? काउंट करेगा, सबको यहाँ पे काउंट कर लेगा, तो कितना यहाँ पे है टोटल? 1 2 3। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। इसमें टोटल कितने कैरेक्टर हैं? 3 हैं, तो बी सही होगा। लिब्रियोफिस के व्यू मेनू में कितने कमांड हैं? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था, थोड़ा सा यूनिक प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रकार से भी आपसे सवाल हो सकता है। हालांकि इस प्रकार से प्रश्न नहीं पूछना चाहिए मेरे हिसाब से, बट पूछा गया आपसे तो इसका जवाब देना पड़ेगा। देखिए, लिब्रियोफिस के व्यू मेनू में कितने कमांड होते हैं? थोड़ा सा अजीब सा प्रश्न है, ठीक है, बट आंसर तो आपको देना पड़ेगा। क्या होगा इसमें?
तो लिब्रो ऑफिस के व्यू मेनू में अगर आप देखेंगे, लिब्रो ऑफिस राइटर यहाँ पर होगा, ध्यान रखना है, यहाँ पर आपका राइटर है। व्यू मेनू में कितने कमांड होते हैं, तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 26। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 26 कमांड होते हैं। ठीक है, लिब्रो ऑफिस के व्यू मेनू में, लिब्रो ऑफिस राइटर के व्यू मेनू में 26 कमांड होते हैं। थोड़ा सा इन पर भी फोकस कर लेना है, क्योंकि देखो यहाँ पर आज पूछा गया, हो सकता है आगे भी आपसे और किसी मेनू से पूछते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला सवाल है, बार कोड और क्यूआर कोड एक समान है। बार कोड और क्यूआर कोड एक समान है। देखिए, बार कोड में जो लाइनें होती हैं उनको रीड किया जाता है, जो लाइनें होती हैं आपकी, और क्यूआर कोड में क्या होता है, डॉट वगैरह होते हैं। ठीक है, तो इनका दोनों का जो रीड करने का मेथड है वो अलग अलग है। सो यहाँ पर ये फॉल्स हो जाएगा, ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। बार कोड और क्यूआर कोड अलग अलग है, इनका फंक्शन तो एक समान है, आप स्कैन करते हैं, बट इनके अंदर जो टेक्नोलॉजी है ना वो थोड़ा सा अलग अलग है, तो इसलिए आपका यहाँ पर आंसर वी होगा, फॉल्स। अगला देखो, लिंक्डइन पर जॉब या नौकरी खोज सकते हैं, यानी लिंक्डइन पर आप रोजगार खोज सकते हैं। सवाल काफ़ी पॉपुलर है, जितने भी पॉपुलर प्रश्न है एग्जाम के लिए, वो चाहे बहुत इजी क्यों ना हो, वो आते ही आते हैं आपके एग्जाम में। आप देखेंगे जब अपना पेपर करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन कॉमन है ना, इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, ये सब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि ये आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। लिंक्डइन पर आपको नौकरी मिलती है, जॉब खोज सकते हैं आप, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है, सो ऑप्शन पहला। अगला देखो, वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है। वाईफाई का फुल फॉर्म क्या होता है, वाईफाई का मतलब होता है वायरलेस फिडेलिटी। तो क्या होगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन, वायरलेस फिडेलिटी। बट यहाँ पर एक सवाल और बनने के चांसेस हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि वाईफाई का जो पासवर्ड है वो कम से कम कितने कैरेक्टर का होता है। तो इसमें जो पासवर्ड होता है वो कम से कम कितने कैरेक्टर का होता है, 8 कैरेक्टर का होता है, और 8 से लेकर के 63 कैरेक्टर तक का पासवर्ड होता है वाईफाई में। तो ये थोड़ा सा और आपको पता होना चाहिए। ठीक है, मोबाइल को किस माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है। मोबाइल को किस माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, बताएं, किस माध्यम से ट्रैक कर सकते हैं मोबाइल को। सिम के माध्यम से, IMEI के माध्यम से, ISP, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो मोबाइल को IMEI के माध्यम से ट्रैक किया जा सकता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी इसका फुल फॉर्म होता है, तो ये ध्यान रखना है। बाकी GPS के माध्यम से भी ट्रैक किया जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कई बार GPS भी यहाँ पर ऑप्शन में दे देते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। देखिए यहाँ पर लिखा है OLX एक उदाहरण है। OLX किसका एक एग्जाम्पल है। OLX जहाँ पर आप अपना कोई भी प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं और परचेज भी कर सकते हैं, दोनों कार्य कर सकते हैं, तो ये कस्टमर टू कस्टमर है। ठीक है, यहाँ पर आप माल बेच सकते हैं और खरीद सकते हैं, कस्टमर टू कस्टमर। कोई भी कस्टमर, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर माल को सेल कर सकता है और उसको बाय कर सकता है। इस प्रश्न में आपको बताना है, निम्न में से कौन सा एक सर्च इंजन है। इसमें से कौन सा एक सर्च इंजन है, बताइए, सर्च इंजन का एग्जाम्पल कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिया है, मोजिला, फायरफॉक्स, गूगल, मोजाइक और एज। तो यहाँ पर गूगल हो जाएगा। सर्च इंजन कौन सा है, गूगल है, ऑप्शन नंबर बी। निम्न में वाकी टाकी क्या है। वाकी टाकी किसका एग्जाम्पल है, सिंप्लेक्स है, हाफ डुप्लेक्स है, डुप्लेक्स है, या इसमें से कोई नहीं। तो वाकी टाकी किसका एग्जाम्पल है, ऑप्शन बी, ये हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। किसका है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। यानी कि देखिए वॉकी टॉकी के अंदर क्या है, एक तरफ से आप इसमें, जब आप एक तरफ से कम्युनिकेशन होता है तो आप केवल एक तरफ से ही इसमें कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और उसके बाद फिर दूसरी तरफ से कम्युनिकेशन शुरू होगा तब आप सुन सकते हैं। यानी ये हाफ डुप्लेक्स है। डुप्लेक्स में क्या होता है, दोनों तरह से कम्युनिकेशन हो जाता है, आप भी बोलेंगे और अगला भी बोल सकता है, दोनों एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं एक ही समय पर, है ना, एक ही समय की यहाँ पे बात हो रही है। बट वॉकी टॉकी में क्या होता है, एक समय पर एक ही बोलेगा और अगला सुनेगा, उसके बाद में दूसरा बोलेगा और अगला सुनेगा, यानी ये आपका हाफ डुप्लेक्स होता है। और सिंप्लेक्स के अंदर क्या होता है, एक तरफ से ही आप
बोल सकते हैं और अगली तरफ केवल सुना जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर वॉकी टॉकी कैसा एग्जाम्पल है, हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल है। मोबाइल फोन से आप बात करते हैं तो आप यहाँ से कुछ बोलते हैं, अगला भी उधर से बोलता है, आप साथ साथ भी बोल सकते हैं तो दोनों को सुनाई दे जाएगा, बट वॉकी टॉकी में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, एक तरफ से बोलेगा, उसके बाद में फिर ओवर और उसके बाद दूसरा बोलेगा, तो ये होता है हाफ डुप्लेक्स का एग्जाम्पल। अगला देखो, 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित किया गया? 22वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2019 कहाँ पर आयोजित हुआ? तो आंसर याद रखना है, शिलोंग में हुआ, ऑप्शन बी हो जाएगा शिलोंग। लिब्रे ऑफिस में पुश बटन किस मेनू में होता है? पुश बटन आपको किस मेनू में मिलता है? लिब्रे ऑफिस में पुश बटन आपको मिलेगा फॉर्म मेनू में, ऑप्शन बी। ठीक है, अगला देखो, कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है? निम्न में से कौन सा एक मोबाइल ऐप नहीं है? पबजी, माइक्रोसॉफ्ट, बॉथ या इसमें से कोई नहीं। कौन सा एक मोबाइल एप्लीकेशन नहीं है? तो आंसर इज माइक्रोसॉफ्ट। कैल्क में दिनांक इंसर्ट करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? अगर आप दिनांक को इंसर्ट करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में तो कौन सा शॉर्टकट की आप इस्तेमाल करेंगे? ऑप्शन पहला हो जाएगा, कंट्रोल के साथ में आपको सेमीकोलन प्रेस करना होता है दिनांक को इंसर्ट करने के लिए। अगला सवाल है, विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ड ब्राउजर होता है? विंडोज 10 में कौन सा इनबिल्ड ब्राउजर होता है? मोजिला, क्रोम, एज या नन ऑफ दीज? एज मतलब माइक्रोसॉफ्ट एज। तो आपको पता है विंडोज 10 में वाई डिफॉल्ट ब्राउजर आपका कौन सा होता है? माइक्रोसॉफ्ट एज होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है, पोकेमॉन गेम किस प्रकार का गेम है? VR, चेस, लूडो या इसमें से कोई नहीं। तो पोकेमॉन किस प्रकार का गेम है? VR यानी वर्चुअल रियलिटी, ऑप्शन पहला। आउटलुक में 20 MB तक फाइल आप जोड़ सकते हैं, ट्रू फॉल्स में जवाब करना है। तो आउटलुक में आप 20 MB तक की फाइल को जोड़ सकते हैं, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन पहला हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज का क्लास बस यहीं तक था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा हो उसको लाइक करना है, शेयर करना है, और जो साथी इस चैनल पर पहली बार हैं आप सभी को सब्सक्राइब करना है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है आप सभी को हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छा करेंगे। जो भी प्रश्न आपको याद हों आप अपने प्रश्न हमें अवश्य भेजें। प्रश्न आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं 9452299436 पर, या फिर मेल कर सकते हैं info.cccbyfirstdegree@gmail.com पर। ध्यान रहे, थोड़ा सा समय से आपको प्रश्न भेजना है ताकि उसी दिन क्लास में हम डिस्कस कर पाएँ। ठीक है, चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल, बाय बाय।